तो हम यहाँ से थोड़ा सा मतलब कैंडिडेट को इनकरेज करने के लिए इस ट्रेनिंग में कि अगर कोई कमांड नहीं चल रही या मसले मसाइल आते हैं तो सक्सेस टेक्स टाइम। तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम दरकार होता है चीज़ों को सीखने के लिए, नई लैंग्वेज को या कोई भी नई चीज़ है या उसको पार करने के लिए। तो उसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है हर चीज़ को। तो इसमें आपने वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना कि कोई चीज़ नहीं हो रही या अंडरस्टैंड नहीं हो रही हमें चीज़ों को। अभी 2-3 लेक्चर्स में मज़ीद हम जो प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ों को, मज़ीद वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप जब खुद अपने डाटे के साथ इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे और हम ये अपने प्रीवियस लेसन्स आपके साथ रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये सारे जो भी हर्डल्स मुश्किलात आ रही हैं आपको, मतलब ये वक्त के साथ साथ बिल्कुल आपके लिए ईजी होती जाएंगी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सक्सेस टेक्स टाइम के हवाले से। देखें कि एक मेंडले 1869 में ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी, और जो आज आपके पास देखें पीरियोडिक टेबल्स क्या है और पहले वाले को कंपेयर करें तो ये मतलब है तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा के अरसे के, 100-150 साल के बाद आज आपके पास जो शक्ल है इसको मतलब यहाँ तक आते हुए ये इतना टाइम लगा। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के साथ थोड़ा सा पेशेंट और सब्र के साथ हम वेट करते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें इजी हो जाती हैं इंसान के लिए। पहले शुरू में हर चीज़ इसी तरह होती है, बुरी हालत में होती है। देखिए आप मेंडले की ये टेबल देखें और ये वाली टेबल देखें। पहले वाली टेबल अगर कोई उसी वक्त अगर वो रिजेक्ट कर देता या इसको फेंक देता कि ये इतनी बुरी है, लोग इसको फेंक देते, तो आज जो पीरियोडिक टेबल हमारी दुनिया हमारे पास है जिसको हम बड़ी एफिशिएंटली और बड़े प्रॉपर अरेंजमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये ना होती। तो आपके लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि शुरू में जैसे भी कमांड गलत चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, कम से कम इस पीरियोडिक टेबल से आपकी वो मतलब है बुरी नहीं होंगी जो आ जाए। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जो जो हम आगे जाएंगे आप मजीद कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और अपने डाटा को मजीद मतलब आर के अंदर बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप। तो अब हमने अभी तक 3 लेसन्स हमने पढ़ लिए, मतलब ये लेसन में इसलिए बार बार चीजें आपके दोबारा रिपीट होती हैं ताकि कोई बंदा अगर किसी स्टेप में मिस था और इनमें से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो इजीली हमसे कर सकता है। तो इसलिए मैं हर लेसन को पिछले लेसन के साथ लिंक करता हूँ ताकि किसी का भी क्वेश्चन रह गया या कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मुझे रोक के वो मुझे यहाँ अपना क्लियर कर सकता है। तो 1 मिनट के लिए मैं अपनी समरी सारी रिपीट कर देता हूँ कि हमने लेसन 1 के अंदर क्या पढ़ा था कि आर क्या चीज़ है और किन लोगों ने इसको इन्वेंट किया, और आर का हमने दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन किया फर्स्ट लेसन के अंदर। फिर हमने आर की वीकनेसेस पे एक बात किया जैसे कोडिंग वगैरह थी। फिर हमने आर को इंस्टॉल किया, आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया और मिकी टेक्स को हमने इंस्टॉल किया। फिर हमने आर की 4 विंडोज़, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 एंड विंडो 4 के बारे में पढ़ा कि हर किसी का क्या क्या फंक्शन है। फिर आप हमने पैकेज और फंक्शन के अंदर देखा, अब आप लोग इस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। देखा अगर पैकेज नहीं है तो वो आपका फंक्शन या वो आपकी कमांड है वो रन नहीं होती। यानी एक्सेल एक्स का जो फंक्शन अगर वो पैकेज नहीं था तो हमारी कमांड रन नहीं हो रही थी। फिर हमने मुख्तलिफ पैकेजेस इंस्टॉल किए। फिर हम दूसरे लेसन के अंदर आ गए, इसमें हमने पढ़ा था कि बिल्ट इन पैकेज क्या है और थर्ड पार्टी पैकेज क्या है। आपने कुछ पैकेज आप खुद भी इंस्टॉल किए हैं जो अंदर आर के मौजूद नहीं है, हम उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह न्यू इंस्टॉलेशन पैकेज का कमांड के जरिए भी हो सकता है। आज आपको दूसरे तरीके से भी बताएंगे कि वहाँ आप पैकेज कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा था कि हम उस पैकेज को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल आर के अंदर हो गया या नहीं हुआ। तो उसके अंदर हम विंडो 4 में चले जाते हैं और विंडो 4 में जाके देखते हैं अगर वो पैकेज का नाम मौजूद है जो हमने इंस्टॉल किया है तो इसका मतलब है कि जो हमारी कमांड सही रन हुई है और हमारा पैकेज ठीक होगा। चौथे नंबर पे हमने लेसन 2 के अंदर देखा कि हमने वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाई, अपने कंप्यूटर को आर सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कनेक्ट किया आपने। तो इसमें वही बैक स्लैश का एरर आ रहा था। पिछली दफ़ा हमने देखा कि कोई बैक स्लैश को आर यूज़ नहीं करता, आर हमेशा अंडरस्टैंड करता है फॉरवर्ड स्लैश को। तो कुछ लोगों का यहाँ पे मसला आ रहा था। फिर हमने काफ़ी पॉइंट्स देखे जो स्पेस के हवाले से थे कि ना आपके फोल्डर के नेम के अंदर, एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर जितना भी डाटे के अंदर आपके पैरामीटर मौजूद हैं किसी के अंदर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो आर उसको सिंगल या डबल स्पेस के चक्कर में कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आपकी कमांड रन नहीं करेगा। इसके बाद हम तीसरे लेसन में दाखिल हुए। हमने तीसरे लेसन में क्या पढ़ा कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको हमेशा हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ताकि आर उसको समझ सके कि ये आपकी ट्रीटमेंट्स हैं। इसी तरह पैरामीटर्स अगर कोई आपके किसी और चीज़ में आ रहा है तो उसको आपने नंबर में कन्वर्ट करने हैं। फिर हमने देखा जो हमारी फाइल इंपोर्ट हुए है वो सही हुई है या नहीं हुई। उसमें हेड और टेल के फंक्शन को हमने देखा कि ऊपर वाली 5-6 रोज हमने इंस्टॉल देखी
कमांड के जरिए, और 5-6 रो नीचे वाली देखें कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो सही आ रहा है, कोई गलत फाइल तो नहीं आ रही। इसके बाद हमने समरी और डिस्क्राइब फंक्शन को देखा, मुख्तलिफ आपके पास के सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और डिस्पर्शन क्या है, आपका डाटा मीन मीडियन और मुख्तलिफ रेंज वगैरह क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद हमने देखा जो हमारे कॉलम्स के पैरामीटर्स हैं या जो ट्रीटमेंट्स के नाम आ रहे हैं उसको हमने व्यू किया। हमने इनको हम आज दोबारा भी प्रैक्टिस करेंगे, कल सेशन दूसरा हम इम्पोर्ट की वजह से नहीं कर सके तो इसको हम दोबारा भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और छठे नंबर पे हमने क्या देखा, हमने कि लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। आपके पास हमेशा कोई ट्रीटमेंट होती है उसके आगे नीचे लेवल्स होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। अगर लेवल हैं तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस 3 लेक्चर्स की एक समरी थी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंड कर रही है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लेसन 4 में दाखिल हो जाएंगे, मैं लेसन 4 के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हम उधर जाके आर में मजीद आपको इसको वाजे कर देंगे। तो प्लीज़ अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव। 4 में आज हम देखेंगे कि सबसेट आर में हम कैसे करते हैं। इस सिलेक्शन बाय कैटेगरी हम इसमें देखेंगे, सिलेक्शन बाय वैल्यू देखेंगे, सिलेक्शन बाय बोथ कैटेगरी एंड वैल्यू देखेंगे, हेड टेल और समरी फंक्शन हम जो मतलब शीट बनाएंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सबसेट के बारे में आगे हम इसको क्लियर करेंगे कि सबसेटिंग क्या होती है। सबसेटिंग में ये है कि आपकी एक बड़ी फाइल मौजूद है। जैसे आप पहले हम करते थे, जब हम आर यूज नहीं करते थे तो हम क्या करते थे, हम एक्सेल में अगर हमने हमारी 10 ट्रीटमेंट है, हम उस एक्सपेरिमेंट करना 9 को हम इस पेपर में या 8 को या 3 को या 2 को हम एक पेपर में देना चाह रहे हैं, बाकी हम अगले पेपर के लिए उस चीज़ को रख रहे हैं, तो वो हम अलग शीट बना लेते थे। बाकी चीज़ें हम उसमें डिलीट कर देते थे। हम जो मुतलका होती इस पेपर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो हम रख लेते थे। तो आर के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपको ज़्यादा फाइलें नहीं बनानी पड़ती। आपकी एक्सेल की फाइल बैकअप पे और वही एक ही चलेगी, बाकी फाइलें आप छोटी छोटी जो भी फाइल बनाना चाहें आप इसमें आर में बना सकते हैं। आपको अलहदा से एक्सेल में कोई शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेल में हम बनाएंगे आज फाइल, आप अलहदा अपनी फाइल बनाएं ट्रीटमेंट्स की या कैटेगरीज की, हम आगे देखेंगे, और उसको यूज कर सकते हैं। आपको अपनी एक्सेल फाइल में किसी भी किस्म की चेंजेस या उसको मतलब डिलीशन वगैरह कुछ नहीं करनी। वैसे आम रूटीन में हम डिलीट कर देते थे, नई फाइल बना, इसलिए 40-50 फाइलें बन जाती थी, मैंने आपको बताया, और आखिर में हमें पता नहीं चलती थी कि कौन सी फाइल है। तो आर के अंदर हम एक ही फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम मजीद फाइलें बनाएंगे आज के अलग-अलग हर वैल्यूज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। तो सब सेटिंग आपके पास ये क्या, देखें आपको मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में देखा होगा कि एक बड़ा ही आपके पास हुई बताया डाटा फाइल है, यानी देखिए बी फाइल आपके पास बड़ी फाइल है। आप इसमें से एक और फाइल ए फाइल बनाना चाहते हैं, यानी बी में से कुछ डाटा आप रखना चाहते हैं और उसको ए फाइल अलहदा बनाना चाहते हैं, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। यानी आप मतलब उस पर फाइल बनाएंगे, लेकिन आर के अंदर ये फाइल बनेगी। आर इसको समझेगा, इस फाइल को, आपकी एक्सेल की और कोई फाइल नहीं बनेगी। ये आर प्रोग्राम अंदर ही खुद ही फाइल बनाएगा आप बी से ए की तरफ। ये देखें, और इसमें मतलब एक इसके रेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आर में। यानी आप इसमें आप किसी वैल्यूज को आप देना, आप यानी 4 ट्रीटमेंट में उसमें से 2 रखना चाहते हैं, ए नहीं रखना चाहते, तो आप उस ट्रीटमेंट को डबल इक्वल के थ्रू बना लेंगे। अगर आप में से 10 ट्रीटमेंट है, आप उसको एक निकालना चाहते हैं, तो आप नॉट इक्वल का साइन देंगे और उस ट्रीटमेंट को आपके डाटा में से निकाल देगा। इसी तरह आप किसी वैल्यूज को कहना चाहते हैं, आपके मतलब वैल्यूज आ रही हैं, आप देखते हैं कि मेरी 40 एक वैल्यूज है, प्लांट हाइट है या किसी पैरामीटर्स की वैल्यू है जो लिटरेचर के मुताबिक है, वो आपके 40 से 50 की रेंज में आनी चाहिए, लेकिन एक वैल्यू या 2 वैल्यूज आपके पास ऐसी हैं जो 50 से भी ऊपर जा रही हैं, जिसको हम आम जमान में स्टैटिस्टिक्स आउटलायर्स कहते हैं। आप कहते हैं कि ये मेरे डाटा में शामिल नहीं होने चाहिए, जो मैं एनालिसिस करूं या मैं ग्राफिक्स बनाऊं इन वैल्यूज को निकाल दे, तो आप उसमें शो कर देंगे कमांड के लेस देन 50। तो आर लेस देन 50 को पढ़ेगा, बाकी को वो एक्सक्लूड कर देगा आपके डाटा में से। तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, या आप इसी आगे नंबर 4 पे आप लेस देन और इक्वल टू करना चाहते हैं, यानी 50 तक आ जाए, 50 से मतलब ऊपर ना जाए। या किसी को आप कहते हैं कि मेरी ये मतलब नीचे वाले आपके पास टेल में शुरू में डाटा यानी 1-2 बहुत बड़ी मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, आप कहते हैं इसको निकालो, तो आप शुरू वाली 1-2 नंबर्स की वैल्यूज को भी आप कह सकते हैं कि लेस देन 2 जो वैल्यूज हैं या ग्रेटर देन 2 से आर इसको आगे से पढ़े, तो आर उसको आगे से पढ़ देगा।
तो इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके पास, यानी आप कहते हैं लॉजिकल नॉट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और आपके पास और भी कर सकते हैं, यानी आप कहते हैं इसको भी या इसको पढ़े। तो ये हम सारे लॉजिकल और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स जितने भी हैं आज आर के अंदर देखेंगे कि आप अपने डाटा में से ये चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं, और आर के अंदर आप कैसे फाइल बना सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे इजी है, आपको एक्सेल की तरह अलग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आर के अंदर कमांड देंगे और आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी एक नए नाम से। तो ये प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे। ये देखें ना, जैसे आपकी ये डायग्राम्स के अंदर देखें बहुत सारी आप वो एक्सेल में फाइलें बनाते थे, एक डाटे के लिए, एक ग्राफिक के लिए, बाद में आके आपके इन सारों को इकट्ठा करते थे, फिर उसमें से डाटा अपने पेपर्स के लिए लेते थे। जबकि आर में ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आर उसी एक ही एक्सेल फाइल को पढ़ेगा और उसी में से आपकी फाइलें बनाएगा और उसके अंदर वही फाइलें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल है, हमने जो अभी आपके पास एक्सेल की डाटा शीट चल रही है उसमें देखिए हमने ये अभी मतलब करंटली एक एनालिसिस किया है, तो जिसमें आप जो मैंने डाटा अंडरस्कोर कार्टन के हिसाब से दी हैं चीज़ें, उसमें देखिए हमारे पास थे नॉर्मल इरिगेशन और डेफिसिट इरिगेशन। अब मैं जो स्टैट लगाना चाहता हूँ वो मैं नॉर्मल पे अलग लगाना चाहता हूँ और डेफिसिट में ये स्टैट में अलग लगाना चाहता हूँ। तो मैं आर को कमांड देता हूं कि जो मेरे नॉर्मल इरिगेशन की फाइल है आर इसको अलहदा से कंसीडर करे, और डेफिसिट इरिगेशन की फाइल है उसको अलहदा से कंसीडर करे। तो आर के अंदर अब मैंने दो फाइलें बना दी मेन, एक कौन सी थी, नॉर्मल इरिगेशन की फाइल मैंने बना दी, एक आर को मैंने दूसरी फाइल बना दी डेफिसिट इरिगेशन की। अब मैं आगे क्या चाहता हूं, अब आगे मैं ये चाहता हूं कि नॉर्मल इरिगेशन के अंदर मैं कंट्रोल के अंदर देखना चाहता हूं, ये नाइट्रोजन रेट्स आपको साइड पे नजर आ रहे हैं 0, 75 और 150 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, मैं अब कंट्रोल के अंदर इन सारों को देखना चाहता हूँ नॉर्मल के अंदर। तो मैंने क्या किया, फिर नॉर्मल के अंदर फिर मैंने एक कंट्रोल की अलग फाइल बना दी जिसमें अब आर उसको समझेगा कि जो स्टैट लगेगी वो कंट्रोल के अंदर ही लगेगी। ये देखिए आपके अंदर लेटरिंग बड़ी आपको खूबसूरत नजर आ रही है, A, B, B। और जबकि आप दूसरे आम स्टैट्स में देखें तो आपके पास A से Z तक लेटरिंग जा रही होती है और उसमें सही आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती ट्रीटमेंट। जबकि अगर इस तरह लगाएंगे तो आपकी टेबल भी अच्छी लगती है आपको इसमें, और इसमें आपको अलग अलग वाजे वाजे आप कंपैरिजन भी विद इन ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो आप इकट्ठा भी लगा सकते हैं, और अगर आप इस तरह लगाना चाहें आपके डिजाइन के मुताबिक चीजों के हिसाब से तो आप इजीली इसमें लगा सकते हैं इसको। तो ये देख लें टेबल्स के अंदर। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, तो फिर हम आर की तरफ जाएंगे। अब किसी सर को ये और? टेबल सर ये टेबल जो है वो आर से ही जनरेट हुआ है? जी जी, आर से जनरेट हुआ है ये सारे अच्छा टेबल, अच्छा। आर से जनरेट, आर ने ये बना के मैं आखिर में आपके पास जब स्टैट बन जाएगा तो ये आर इसी किस्म की टेबल बना के आपको आउटपुट बाहर निकाल देगा आपको। ये सेम टेबल बनी हुई है आपके पास। ठीक है सर। हम्म। सब सेटिंग आपको कुछ हुआ, कंसेप्ट आया कोई चीज का? सब सेटिंग क्या चीज है, मेन चीज आपको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? और ये वाली जो फाइल है ये आज की डेट की, ये सारे अपने आर के अंदर ले आए हैं इसको, जी सर आ गया। इस फाइल सारों को अपने सिस्टम में साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आप लोगों ने भी रन करना है अपनी कमांड्स को। तो फिर हम ये इसका भी कोई इशू आ रहा होगा तो हम ये उसके स्क्रीन शेयर करवा लेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे दो चार बंदों की, तो मसीह चीज़ें ये सारे फाइल अपने ओपन कर लें अपने आर के अंदर। आपके पास से नजर आ रही है विंडो। अब अगर आपने एक दफा ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर दिए हैं तो बार बार आपको रन करने की जरूरत नहीं है इन पैकेज को। ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना, इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेज, आपने ये इंस्टॉल करनी है, इट्स ओके। इसके साथ आप हैश लगा देंगे, सारे पैकेज को आप साइलेंट कर देंगे। ये पैकेज जस्ट हैं जब आप पहली दफा मतलब अपने आर का नया वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको ये पैकेज रन करने पड़ते हैं। बाद में आप देखेंगे कि ये सारे पैकेज आपकी लाइब्रेरी के अंदर, आपके पैकेजेस के अंदर, लिस्ट के अंदर ये मौजूद हैं। तो इन सारों को आपने हैश लगा के साइलेंट कर देना है ताकि बार बार ये टाइम ना लेते रहें आपका। तो इसको आपने साइलेंट कर देना है। जस्ट आपने ये सिर्फ एल अप्लाई वाली कमांड पे क्लिक करना है और ये आपके इसको रन कर देना आपने।
ताकि यहाँ पे सारे वो टिक कर दें। आप मैनुअल भी उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड के थ्रू इजी है कि ये सारे पैकेजेस को आपको टिक कर देगा। अब हम इन पैकेजेस जो इंस्टॉल हो चुके हैं इनको हम इजीली रन कर सकते हैं। ये एक मिनट, ये इंस्टॉल, ये टिक हो रहे हैं सारे पैकेजेस। हाँ जी, आप लोग भी ये साथ साथ चलाते रहें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने भी डॉक्टर नौरीन इसको रन करना है आपने। जी जी रिपीट कर दीजिए स्टेप जहाँ पे साइलेंट किया आपने। जी जी, ये हैश लगा के, ये जो ऊपर वाले हैं सर, हैश लगा दें सिर्फ इनके साथ आप, ये साइलेंट हो जाएंगी आपकी। और फिर इनको इनको वो कमांड नहीं समझेगा, इसको टेक्स्ट समझेगा आपके पास। जो हैश जहाँ पे लगी होगी वो उसको रन नहीं करेगा। ये देखिए मेरे पास ये सारे इंस्टॉल हो गए हैं। अब आप ये आप हैश जब लगा देते हैं तो उसके बाद कोई स्पेस की जरूरत नहीं है आपको। हैश जहाँ पे लगी होगी उस लाइन को आर नहीं पड़ेगा, तो आपको स्पेस की उधर कोई मसला नहीं है। फिर जैसे में आपने स्टार्ट में हैश लगा दिया, आर उसको साइलेंट समझेगा। फिर आप स्पेस देते रहेंगे, जो भी चीज करते रहें आर, उसके लिए आर के लिए वो कमांड नहीं है। रन कर दें हैश लगाने के बाद सर। नहीं, हैश लगाना वो उनको, वो आपके पास आप साइलेंट हो गए। अब आगे जो एल अप्लाई वाली है ना, उसको आपने रन करना है जो वो, ताकि आपके साथ जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं वो आपके लाइब्रेरी के अंदर वो टिक हो जाएंगे, ताकि वो यूज में आ जाएंगे आपके पास। अप्लाई वाले में हमने कुछ नहीं करना, या कुछ नहीं, आपने करना है, आपने उसको रन करना है, तभी टिक होंगे सर। वो जो लाइब्रेरी आपकी पैकेजेस की है ना विंडो 4 में, उसको एल अप्लाई वाले को आपने रन करना है, तभी आगे बना कमांड नहीं चलेंगे आपकी। कर्सर रख के उसको रन प्रेस करना है आपने। ये कर्सर रख के कर सकते हैं, या कंट्रोल इंटर इंटर भी आप प्रेस करें तो वो कमांड रन हो जाएगी स्टार्ट में रख के। स्टार्ट में रख के, जी जी, स्टार्ट में रख के कंट्रोल इंटर या रन करके दोनों में से कोई भी करेंगे तो वो आपके रन हो जाएगी। जो एल अप्लाई अगर सारों की रन होगी हो तो फिर मुझे कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएं। अब ऐसा ऐसा साथ साथ आप ताकि मेरे करते आएंगे तो इजी हो जाएगा। कोई सर इसमें कुछ ब्लू कलर में भी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ रेड में आ रहे हैं। नहीं, आने दे, कोई मसला नहीं है। वो देखें साथ वाली जो विंडो 4 में वो टिक हो रहा है ना आपके, देखें वहां चीजें टिक हो रही हैं पैकेजेस के अंदर। ये देखें जहां मेरा कर्सर है ना, आपको मेरे स्क्रीन पे देखें ना, ये आपको टिक नजर आ रहे हैं। ये इस एल अप्लाई करें फिर ये यूज होते जाएं, टिक होते जाएंगे। ये विंडो 4 के अंदर ये आपको नजर आ रहा है। सर ये ऊपर वाले क्यों नहीं इंस्टॉल करने हैं? लास्ट टाइम तो हमने ऊपर वाले किए थे। वो वन टाइम है मैडम, एक दफा आपने इंस्टॉल कर लिए वो काफी है। अगर न्यू वर्जन जब आप एच आर का करेंगे तो तब आपको ये इंस्टॉल करना। एक दफा हो गया वो खत्म, बस उसको आप साइलेंट कर देंगे, वो बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ये एरर शो हो रहा है अब एक जगह। अब इसको दोबारा कंट्रोल एल करके दोबारा से इंस्टॉल करूं? नहीं देखिए, वो टिक हो रहे हैं पैकेज आपके विंडो 4 में, पैकेज टिक हो रहे हैं तो वो एरर कोई मसला नहीं। वो कुछ चीजें होती हैं वो कहता है ऑलरेडी मेरे पास हैं ये चीजें। अब आप ठीक अपने है, विंडो 4 में देख लें, जस्ट वो टिक हो गए हैं तो ओके। ठीक हो गए हैं, ऊपर वाले इंस्टॉल भी होते रह गए। अब एंड में लास्ट लाइन में एरर पैकेज और नेम स्पेस लोड फेल्ड फॉर आर जावा। नहीं वो ठीक है, छोड़ दें उसको, कोई इशू नहीं, उसको कोई मसला नहीं। जी सर हो गए टिक, बस वही एरर आ रहा है जो मिस ने बताया। उसकी जरूरत नहीं है तो ऐसा रख।
तो ये देखें, अब सेट वर्किंग डायरेक्टरी वाली मैं कमांड चला रहा हूँ, अभी आप इसी को चलाएं, फिर आप अपने डाटा पे प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे। तो ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड है। फिर मैंने ये दो कमांड्स दी थी, आप एक्सेल से अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप CSV फाइल से भी आप कर सकते हैं। अब इन कमांड्स को टिक करते जाएं तो और इसके अंदर हम डाटा। जी सर डॉक्टर साहब। या सर ये जो सेट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, यहाँ पर इनको कहें कि अपना फोल्डर नेम चेंज कर देना, फिर इनकी डायरेक्टरी डाल दो। नहीं नहीं, ये डॉक्टर साहब अभी यही फाइल चलने दे जो मैंने दी हुई है आपको, फिर आप एक दफा ये कमांड्स रन हो जाएंगी, फिर हम इनके अपने डाटा पे चलवाएंगे। अभी इसी फाइल को चलाएं जरा बस, ताकि यहाँ से कोई एरर आ रहा है तो ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कमांड्स को, फिर उसके बाद ये अपने डाटा पे प्रैक्टिस करेंगे फिर वो। जी ये देखें, अब आपके पास ये दोनों मतलब है, मैंने उससे भी एक्सेल से, अब एक किसी को भी साइलेंट भी कर सकती हैं। एक्सेल से आप नहीं करना चाह रहे, CSV से करना चाह रहे हैं, या CSV से नहीं एक्सेल से करना चाह रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने डाटा डॉट फ्रेम में हमने इसको कमांड चलाई। फिर मैंने बताया था जो मेन कमांड थी हमारी ये थी स्ट्रक्चर की, हमने अपने डाटे को स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। आप देखें जो ये मेरी डाटा वाली शीट है, इसमें इरिगेशन, मल्चेज, नाइट्रोजन रेट्स और रेप्लिकेशन, ये सारे वो शो करा रहा है करैक्टर्स या इंटीगर्स, ये मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना था, ये हमारे ये तीसरे लेसन का हम पे, ये दूसरा लेसन था, मैंने अंदर शीट के अंदर लेसन वाइज आपको दिया हुआ है। अब ये तीसरे लेसन के अंदर हमने इन चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया था मैंने फैक्टर्स के अंदर। अब ये कमांड रन हुई, अब दोबारा मैं स्ट्रक्चर को व्यू करता हूँ कि कमांड ने काम भी किया या नहीं किया। तो अब ये देखें, उनको उसने इरिगेशन को, मल्चेस को, नाइट्रोजन रेट्स को, रेप्लिकेशन को, ये देखें मैं इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ, ब्लू कलर में आपको नजर आएगा कि इन चीज़ों को, और पहले वाली शीट को अगर आप देखें तो ये आपके फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जी जी, ये जब भी आपने किसी चीज़ को साइलेंट करना है तो आप हैश लगा देंगे, वो चीज़ साइलेंट हो जाएगी। तो ये देखें आपके पास, ये आप ऊपर वाली शीट का और इसका कंपैरिजन देखें कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है फैक्टर्स के अंदर। ये पहले ये फैक्टर्स में नहीं थे। ये देखें आपके पास, ये बड़ा अहम कंसेप्ट है, इसको लाजमी अंडरस्टैंड करें। ये देखें पहले वाले में नहीं थे, अब जब दोबारा मैंने स्ट्रक्चर डाटा का व्यू किया तो उसके अंदर ये देखें, अब ये सारी चीज़ें जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं आपके पास। हम आगे हमने हेड की भी ये कमांड रन की थी, मतलब हेड में हमने क्या देखा था कि जो हमारे ऊपर वैल्यू 5-6 वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। और उसके बाद हमने टेल की कमांड रन की थी। ये प्रीवियस कमांड्स का थोड़ा सा रिव्यू है ताकि आप सारे लेसन्स को समझ सकें। उसके बाद समरी की कमांड रन करें आपके पास, उसके अंदर देखें ये आपको सारी समरी आ रही है। फिर डिस्क्राइब के मैंने फंक्शन दिए थे, इसमें आपको स्टैट्स के कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें ये आपके पास स्टैट्स की सारी, मतलब ये इसमें सारी चीज़ें वो दे रहा है आपके पास। ऊपर देखें वेरिएंस है, एन है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीडियन है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, ये सीक्वेंस वगैरह, ये सारी स्टैट्स की वो आपको इसमें चीज़ें देता है। उसके बाद हमने कॉलम्स नेम का हमने देखना था, तो ये आपके पास कॉलम्स नेम शो हो गया आपके। उसके बाद हमने लेवल्स की कमांड देखी थी, उसमें ये देखें आपको नॉर्मल और स्किप इरिगेशंस के आपके पास लेवल शो हो गया कि इरिगेशंस के कौन से। ये देखें आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही होगी, डॉलर साइन। तो ये डॉलर साइन होता है हमेशा कॉलम को शो करने के लिए। आप कॉलम्स को, आप जब डाटा अंडरस्कोर सॉइल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो कॉलम कहेगा कि आप कौन सा कॉलम चाहते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ, डॉलर साइन जब करेंगे वो कॉलम की तरफ चला जाएगा, आपसे पूछेगा कि आप कॉलम। ये देखें आपके पास विंडो ओपन होगी, मैंने यहाँ डॉलर साइन दिया, उसने क्या पूछा मुझसे, जो आपके जो कॉलम्स हैं डाटा के, आप इनमें से किस कॉलम के लेवल्स चेक करना चाहते हैं। तो मैंने उसको कहा इरिगेशंस का। ये चीज आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि डॉलर साइन कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने कॉलम किसी को सिलेक्ट करना है तो आप डॉलर साइन करेंगे, राइट करेंगे। ये दोबारा समझ लें कि डॉलर साइन का मतलब हमेशा कॉलम होता है। डॉक्टर फहीम साहब आपको क्लियर हुआ कि डॉलर साइन के बारे में सर? ये देखें वो आपके पास आ गया हमारे पास। तो यहां तक हमारा लेसन 3 था। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, आज हम फिर लेसन 4 में सब सेटिंग में जाएंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज।
यहाँ तक कोई कमांड क्लियर ना हो रही हो या उस कमांड का कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज अभी मेरा तो बस फिलहाल एरर ही आ रहा है दोबारा। को देख लेते हैं, फिर हम आपको स्क्रीन शेयर करवाते हैं, जिसको कोई इशू आ रहा है वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको। तो लेसन 4 का आप रिव्यू देख लें थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर फहीम साहब आपको? ओके, अब एक मिनट में इसको, ये हमने ऊपर वाली कमांड रन की है आपके पास, देखें ये विंडो सर 3 में देखें। जी जी सर। सर ये है कि लोगों ने अभी अपनी डायरेक्टरी का फोल्डर का नेम चेंज नहीं किया ना, वो मेरे ख्याल में शायद डायरेक्ट रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके एरर ना आ रहे हैं। तो ऊपर अगर वो सिर्फ अपना हाँ हाँ डायरेक्टरी बिल्कुल, नेम चेंज कर लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो ना आप नेम चेंज कर लें डायरेक्टरी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं फहीम साहब। आपने ये फाइल इंपोर्ट किया ना, ऊपर वाले अपने डायरेक्टरी जो आपकी पुरानी थी वो यहाँ पेस्ट करें, फिर ये कमांड रन करें। तो यही बिल्कुल सही है फहीम साहब की बात, क्यों वो ये वही एरर आ रहा होगा लोगों का। डायरेक्टरी हमेशा आपने अपनी रखनी है। तो वो ऊपर ले, तो वो ऊपर ले आए ना पहले बल्कि डायरेक्टरी पर। नहीं नहीं, बल्कि आज यूं करते हैं कि सारे लोगों की डायरेक्टरी इसी फाइल में मैं डाल देता हूँ। बाकी सारे साइलेंट हो, सिर्फ अपने ओपन कर दिया करें और नेक्स्ट टाइम इशू नहीं आएगा फिर सारे लोगों को। आपने सारे लोगों ने अपनी मुझे डायरेक्टरी शेयर करनी है, मैं इसी फाइल में डाल दूंगा आप लोगों की, तो बाकी लोगों की वो खड़ी रहेगी, सिर्फ आपकी रन हो जाएगी उसमें। डॉक्टर फहीम साहब मेरी बात क्लियर हुई आपको? जी जी सर, मतलब आप फोल्डर का नेम जो भी हमारा है वो हम आपको बता दें, आप सेट वर्किंग डायरेक्टरी में हाँ, वो कर देंगे, अगर वो हमारी होगी तो रन करेगी, बाकियों का एरर आ जाएगा। बाकियों का एरर आ जाएगा वो, ताकि वो बार बार आपको ये मसला भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। चलें, वो जिसका स्क्रीन में इशू आ रहा है, मतलब डायरेक्टरी का मेन इशू यही होगा इस फाइल में। अगर कोई और इशू है तो वो भी हम देख लेते हैं उसको इंशाल्लाह। तो सर मैंने तो पहले ये रन देखें, किया था वही इशू आ रहा था ना, फिर मैंने डायरेक्टरी का नेम चेंज किया तो वो इशू रिजॉल्व हो हाँ डायरेक्टरी का वही है, मतलब उसका नेम का इशू आ रहा होगा उसमें। अब ये देखिए हमारे पास, मैंने जैसे आप सब सेटिंग में बताया था, मैंने ये लेवल्स के हमारे जो इरिगेशंस के, आप विंडो 3 में देखें तो दो लेवल शो हो रहे हैं, नॉर्मल और स्किप इरिगेशन। जैसे मैंने वो आपको टेबल दिखाई थी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी नॉर्मल की फाइल अलहदा हो, मैं नॉर्मल के अंदर अलहदा अपना स्टैट लगाऊं और स्किप के अंदर अलहदा स्टैट लगाऊं। तो मैंने ये कमांड, अब ये सिलेक्ट बाय कैटेगरी, आप सब सेटिंग है कि मेरे, मैं इन दोनों में से आप सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि नॉर्मल को और स्किप को मैं अलग अलग फाइल बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको नाम अलग दे दिया। ये देखें, ये मैं एक्सेल, ये आर के अंदर फाइल बना रहा हूँ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये डाटा अंडरस्कोर सॉयल, ये और ये नॉर्मल, ये इज इक्वल टू सबसेट डाटा, ये आपके पास अंडरस्कोर ये सॉयल इरिगेशन, ये डबल इक्वल टू जो मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, डबल इक्वल करेंगे तो ये नॉर्मल को मैं कहता हूँ कि ये दोनों में से मुझे नॉर्मल की फाइल चाहिए, और नीचे में मैंने देखा आपके पास स्कीप की फाइल चाहिए। तो अब जैसे वो आप एक्सेल वाला कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, आप जैसे शीट बनाते थे, नॉर्मल की अलहदा बना ली हमने, स्कीप की शीट अलहदा बना, आप ये आर प्रोग्राम के अंदर ये फाइलें बना लेगा और उसको समझ आएगी कि ये डाटा वाले अंडरस्कोर सॉयल अंडरस्कोर नॉर्मल, तो ये समझ लेगा कि ये जो मेरे पास आप फाइल है ये हमारे पास सिर्फ नॉर्मल की है, आपने स्टैट लगानी है तो इसी फाइल में लगानी है, अलहदा से लगानी है, और स्किप की स्टैट लगानी है तो वो अलहदा से है आपके पास। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हमारे पास ये नॉर्मल की शीट अलहदा से बन गई। अब ये दूसरे नंबर पे ये देखें, ये स्किप की। अब ये आपको विंडो उधर देखें, विंडो 2 में जाके देखें, अब जो पूरी फाइल थी उसमें क्या थी, 72 ऑब्जर्वेशन थे और 10 वेरिएबल्स थे। अब इसके अंदर क्या होगा, उसने नॉर्मल की फाइल अलहदा बना, अब उसमें क्या देखें 36 ऑब्जर्वेशन आ रही है और 10 वेरिएबल, 36 ऑब्जर्वेशन और 10 वेरिएबल, यानी उस बड़ी फाइल को आर ने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया आपके पास। नॉर्मल की उसने अलहदा दे दिया आपको, और आपके पास स्किप की अलहदा फाइल दे दी आपको। डॉक्टर फहीम साहब ये क्लियर हुई बात आपको कि बड़ी फाइल को अब आर के अंदर शीटें बन गई हैं आपकी? जी जी सर क्लियर है। ये देखें विंडो 2 के अंदर भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 72 को उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, आपको 36 की ऑब्जर्वेशन अलहदा कर दी है, 36 को अलहदा कर दिया आपके पास, नॉर्मल की सारी फाइल अलहदा हो गई और आपके पास स्किप की सारी फाइल अलहदा हो गई आपके पास। अब मैं अलग अलग इनकी समरी चेक करता हूं, तो ये देखें, ये अब नॉर्मल इरिगेशन की समरी मेरे पास आ गई,
कि सारे देखिए ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वाटर कंटेंट है, सॉयल फास्फोरस है, सॉयल पोटेशियम है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है और पीएच है। ये पूरी समरी मेरे पास अलहदा है नॉर्मल की। अब ये और मैं स्किप की, ये देखें स्किप की मेरे पास समरी बिल्कुल अलहदा आ गई है, उसमें हर किसी का अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये मैंने क्या किया, कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे जो लेवल्स थे मैंने उनको अलग, इरिगेशन के मेरे 2 लेवल्स थे तो मैंने आर के अंदर 2 फाइलें बना दी। अब मैं इस पे स्टैट अलहदा लगा सकता हूँ नॉर्मल को, या उसकी समरी, या उस पर अलहदा से काम कर सकता हूँ। और स्किप की जो मेरे स्किप इरिगेशन की जो फाइल है उसको मैं अलहदा से वर्किंग कर सकता हूँ। अच्छा अब देखें मेरे पास यहाँ देखें, अब वाटर कंटेंट का अगर आपको नजर आ रहा हो, ये 34, ये मेरा डाटा जो जा रहा है 28 से लेकर मिनिमम वैल्यू मेरे पास 28 आ रही है वाटर कंटेंट के अंदर। आप देखें अगर तो ये स्किप 28 से शुरू हो रहा है और 34.10 तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। अब मैं जो कहता हूँ 34 से जो ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे वो आउटलेयर्स हैं और ये लिटरेचर भी नहीं बताता कि वाटर कंटेंट 34 से ऊपर जाते हैं। अब मैं ये देखें सिलेक्ट बाय वैल्यूज जो मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, अब मैंने डाटा अंडरस्कोर सॉयल अंडरस्कोर स्कीप अंडरस्कोर वाटर अंडरस्कोर कंटेंट, ये देखें जो मेरा पैरामीटर्स था, अब मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसको सबसेट लिखा। अब फाइल का नाम जो है मैंने वो लिखना है कि जो मैंने ऊपर बनाई है स्कीप की फाइल। सबसेट के अंदर क्या आ रहा है, आपने जिस फाइल के अंदर अब आपने काम करना है, आप कह रहे हैं जो मेरी स्किप वाली डाटा की फाइल है उसमें से वाटर कंटेंट मुझे चाहिए लेस देन 34। तो आर अब आपको ऊपर वैल्यू जितनी भी वैल्यू 34 से ज्यादा है उसको निकाल देगा, वो 34 से नीचे नीचे आपका डाटा लेकर आएगा। अब देखिए मैं इस कमांड को रन करता हूं आपके पास, ये मैंने रन किया। अब देखिए अब मैं इसकी समरी देखता हूं। अब ये देखिए आपको नीचे समरी नजर आ रही है, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखें 28 से लेकर 33.30 तक, अब 34 वाली जो वैल्यूज थी आर ने उसको खत्म कर दिया। आर आप उसको रीड नहीं, आपकी फाइल में तो मौजूद है लेकिन आर आप इसको रीड नहीं करेगा। आपने इस पे स्टैट लगानी है या ग्राफिक्स जो भी करनी है, अब आपको वो 33 तक रखेगा कि यहाँ पे आपको ग्राफिक देगा, आपको बस आपको स्टैट का सारा डाटा देगा। बाकी जितनी भी ऊपर वाली वैल्यूज थी आर ने उसको एक्सक्लूड कर दिया आपके पास। अब ये देखिए मैं कहता हूँ ये मैं डबल डबल काम ना करूं। अब मैं देखे ना ऊपर मैंने पहले स्किप की फाइल बनाई, स्किप के अंदर जाके फिर मैंने वाटर कंटेंट को 34 से नीचे कर दिया। अब मैं चाहता हूं मैं एक ही आर के अंदर कमांड यूज करूं और मैं ये दोनों काम करूं, यानी मैं आपके स्किप की फाइल भी अलग से बना दूं और वो वाटर कंटेंट जो है आपके पास वो मैं 34 से नीचे लेकर आऊं। ये देखें डाटा अंडरस्कोर सॉयल अंडरस्कोर स्किप इज इक्वल टू सबसेट अंडरस्कोर डाटा, ये देखें आपके पास इसके अंदर मैंने अब इरिगेशन डबल इक्वल टू स्किप कर दिया, उसके बाद एंड लिखा और मैंने कहा इसमें जो मुझे फाइल वाटर कंटेंट की चाहिए वो लेस देन 34 होनी चाहिए। तो ये दोनों को मैंने कैटेगरी और वैल्यू को एक ही कमांड के अंदर आप कर दिया। मैंने इसलिए बताया था कि आर फ्लेक्सिबल है, यहाँ आपके पास अब इससे ज्यादा भी आप दूसरे कंटेंट भी ऐड करते जाएंगे, ये कंटेंट जो है ये पैरामीटर्स हैं, इसकी मुझे इस रेंज तक चाहिए, या जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं आप जितने जाना चाहें। तो ये देखें मैं इस कमांड को रन करता हूं। अब ये देखें अब इसकी समरी आ गई आपके पास, ये देखें वाटर कंटेंट। अब ये देखें वहां मैंने पूरी समरी ली थी आपके पास पूरे सारों की, अब यहाँ पे आप डाटा अंडरस्कोर ये आपके पास डॉलर साइन आ गया, मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया ना वाटर कंटेंट सिर्फ एक पैरामीटर्स। तो यहाँ पे नीचे वो देखें वही आपके पास वैल्यूज आ गई वाटर कंटेंट की। तो अब मजीद जो मैंने वो टेबल दिखाई थी मैं थोड़ा सा उसके आप देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो इरिगेशन है हमारे पास नॉर्मल इरिगेशन की जो मैंने ऊपर फाइल बनाई है और स्किप इरिगेशन, हर अब इसमें 4 मल्चेज हैं। मैं आपको इसको ये देखें ना, हम चेक करते हैं ये लेवल्स, लेवल की कमांड के साथ डाटा, ये देखें नॉर्मल के अंदर मैं चेक करता हूँ आपको, इसके अंदर डॉलर साइन के अंदर मैं जाता हूँ मल्चेस के अंदर। अब ये देखें 4 मल्चेस आपको शो हो रही हैं, मतलब कंट्रोल है, प्लास्टिक मल्च है, राइस स्ट्रॉ है और साडस्ट है। 4 मल्चेस हैं आपके पास। अब मैं चाहता हूं जो मेरी फाइल बने ना वो अलहदा से बने, कंट्रोल की मैं फाइल अलहदा हो नॉर्मल के अंदर जाकर, जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया था, जैसे मैंने वो टेबल बनाई थी। ये आप थोड़ा सा टेबल दोबारा देखने में, जरा टेबल दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपको थोड़ी सी यहाँ पे मजीद, वो जो हमारे
देखिए ना, मैंने नॉर्मल के अंदर मैंने क्या किया था कि स्टैट कंट्रोल पे अलग लगाई थी, माल्चेस प्लास्टिक माल्च पे अलग, राइस पे अलग, साडस्ट पे। अब मैं ये सारी फाइलें चाह रहा हूँ कि नॉर्मल के अंदर ये मुझे अलग अलग फाइल दे, ताकि मैं नाइट्रोजन रेट सारों पे अलग अलग चेक कर सकूं। तो ये आपके पास है। अब दोबारा हम आर की तरफ जाते हैं। ये देखें पहले जो है विद इन, ये देखें ऊपर कमेंट्स पढ़े आपके पास, विद इन नॉर्मल इरिगेशन हम मल्चेस को अलग अलग करते जा रहे हैं ताकि हम अलग अलग हर मल्च को स्टडी कर सकें। तो ये देखें डाटा अंडरस्कोर नॉर्मल अंडरस्कोर कंट्रोल सबसेट डाटा। अब ये फाइल आपने याद रखनी है यहाँ जाके। ये देखिए मैंने जो हाईलाइट किया, इस फाइल का नाम गलत नहीं होना चाहिए। जो ऊपर आपने डाटा अंडरस्कोर नॉर्मल की फाइल का नाम रखा है, यहाँ पे फाइल का नाम रखें। अब इस फाइल में से आपको क्या चाहिए, मल्चेस डबल इज इक्वल टू कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर आपने फाइल का नाम डाटा अंडरस्कोर सॉइल रख देता अगर मैं, तो फिर वो सारों को मिक्स कर देगा। आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो उसी में से वो निकालता रहेगा, वो सारी आपकी कमांड्स गलत हो जाए। तो यहाँ पे खास ख्याल रखना है आपने कि जो आपकी फाइल का नाम है जो आपने पहले बनाई हुई है, तो उसके अंदर अब मैंने दो काम किए। मैंने मेरी असल फाइल क्या थी, डाटा अंडरस्कोर सॉइल, फिर मैंने उसमें से क्या बना, डाटा अंडरस्कोर सॉइल अंडरस्कोर नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल के अंदर कंट्रोल को अलग करने जा रहा हूँ। इसी तरह ये देखें, ये सारी कमांड्स, ये सारी नॉर्मल के अंदर पहले मैंने कंट्रोल को अलग किया, फिर मैंने प्लास्टिक माल्च की अलग फाइल बनाई, फिर राइस स्टॉक की अलग फाइल बनाई, फिर सॉडस्ट की अलग फाइल बनाई। अब इसी तरह दूसरी क्या फाइल मैंने बनाई थी, स्किप इरिगेशन की। स्किप के अंदर मैं अलग करना चाह रहा हूँ कंट्रोल को अलग, प्लास्टिक मल्च को अलग, राइस स्टॉक को अलग, और ये सॉडस्ट को। ये आपकी सब सेटिंग है आपके पास कि आप अलग अलग चीजों को देखना चाह रहे हैं। आपके पास 2 साल का डाटा है, आप चाहते हैं नहीं मैंने जो स्टैट लगानी है वो 1 साल के डाटे पे अलग लगानी है, दूसरे साल के डाटे पे अलग लगानी है। आपका पॉट और फील्ड एक्सपेरिमेंट, पॉट पे अलग लगानी है, फील्ड पे अलग लगानी है, या किसी ट्रीटमेंट को आपने स्किप करना है कि नहीं ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, यानी इसमें कोई एक प्लास्टिक माल्च में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो आप प्लास्टिक माल्च को आप स्किप कर देंगे। आप वो स्टैट लगाएगा कंट्रोल पे, राइस टॉप पे और सॉडस्ट पे। तो इसमें आप अपने डाटा की, ये डाटा एनालिसिस के हम अंदर पढ़ रहे हैं कि चीजों को आप अपने डाटा को कैसे समझ सकते हैं, जैसे समरी की आपकी थी, और ये आपके सब सेटिंग में आप अपने डाटा को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं और चीजों को अलग अलग यहाँ ही आर के अंदर आप अपनी फाइलें बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, या किसी की कमांड रन ना हो रही है, या किसी को ये वाला कंसेप्ट सब सेटिंग का क्लियर ना हो, तो प्लीज। लेकिन जब आप अपने डाटा पे लगाएंगे तो ये आसान हो जाएगी। तो आज आप लोगों के असाइनमेंट्स और टास्क जो ये हैं कि आपने ये सारे रैशनल और ऑपरेशनल ऑपरेटर्स अपने डाटा के अंदर यूज करने हैं। ये जो शुरू वाले ये मैंने सारे दिए थे, आपने अपने डाटा के अंदर इनको यूज करना है, सारों को, इक्वल को, ये सारे साइन को। ये आप लोगों की असाइनमेंट है और ये मुझे वर्ड पेज पे बना के दें। आज भी कुछ लोगों की बड़ी जबरदस्त बनी हुई थी, अलग अलग हेडिंग दी हुई थी, उन्होंने ये चीजें की हुई थी। जी जी, ये सारों को आ जाएगी, आज की लेक्चर्स की पीपीटी आ जाएगी। आपने ये सारे रैशनल और ऑपरेशनल ऑपरेटर अपने डाटा में यूज करने हैं, और ये रैशनल और ऑपरेशनल ऑपरेटर को सिंगल भी यूज करना है और कॉम्बिनेशन में। ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करें, फिर किसी वैल्यूज को समाल या लेस करें, और ये मल्टीपल रैशनल ऑपरेशन ये अपने यूज करें। और इन तीनों की आपने समरी हर किसी के अलग अलग, ताकि नजर आए कि ये, जैसे मैंने आपको व्यू करवाई है कि नॉर्मल की, स्किप की, इरिगेशन की, हर किसी की समरी डिफरेंट हो जाएगी। जब आप उसकी शीट अलग हो जाएगी तो हर किसी की समरी अलग हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने सारे ये सब सेटिंग करनी है अपने डाटा में से, मुख्तलिफ तरीकों से इन सारे ऑपरेशनल को यूज करना है। और जहाँ कोई एरर होगा इंशाल्लाह हम उसको डील कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी और जबरदस्त चीज है। मैंने कहा आपकी मल्टीपल शीट जो एक्सेल की बनाते थे आप लोगों की, उससे जान छूट जाएगी। और आर के अंदर ही वो आप उसकी फाइल की शीट बनी होगी, जस्ट आप उसका नाम लिखेंगे, आर उसको अंडरस्टैंड कर देगा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। बेसिक आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपको ये कमांड मसला नहीं करेंगी। सब सेटिंग के कंसेप्ट को आप पकड़ लें, सिर्फ वो क्या चीज है। सर आप इसकी वीडियो भी दोबारा शेयर कर देना, हम दोबारा देखेंगे। वीडियो भी शेयर कर दें, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करें। डॉक्टर साबिर साहब, ये सर कोई मैंने शुरू में इसलिए आपको दिखाया था कि कैसे एरर आएगा, चीजें हैं कि कोई ऐसी आप प्रैक्टिस कर, हम आपके साथ हैं। जहां पे एरर आएगा, नहीं समझ आएगी, हम उसको 10 दफा रिपीट कर देंगे, परेशान नहीं होना। यानी उसमें आप लोगों ने 3 भेजा है ना, उसमें ये सारी
कमांड्स ऑलरेडी हैं पड़ी, आपको जस्ट अपनी फाइल का नाम चेंज करना होगा। स्क्रिप्ट के अंदर आपको दोबारा कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिलहाल जो डाटा हमने प्रोवाइड किया है आप उस डाटा को लेकर चलेंगी तो ये सारी कमांड्स अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो वो इशू नहीं होगा। आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ चेंज करना है, ऊपर जाके अपनी डायरेक्टरी का फोल्डर नेम चेंज करना है, स्लैश वगैरह को नहीं छेड़ना। वो आप करेंगे तो सारी कमांड्स रन होना शुरू हो जाएंगी। ये आपका टेम्पलेट फाइल है, उसके बाद आप अपने डाटे के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहें तो वो फिर आप इसको छेड़ सकते हैं। ये आपका सर यही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। कल भी जो डेटा फाइल दी थी उसके ऊपर मैंने सारी कमांड्स रन की थी और वो उसी टाइम जब लेक्चर हो रहा था उसी टाइम हो गया था। अभी भी मैं कर रही हूँ तो अभी तक जितनी की हैं वो हो रही हैं, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन ये है कि जब अपना डेटा होगा, डेटा एनालिसिस उस पर करना है, तो ये सारी कमांड्स कैसे याद करेंगे, लिखेंगे? जैसे ये ग्रेटर देन, लेस देन और डबल इक्वल का आपने अभी वर्बली तो बताया है, और लेकिन पीपीटी में भी वो जस्ट उनके साइंस वो मेंशन है, उससे पहले ये नहीं मेंशन कि कौन सी कमांड की लाइक कब लगनी है वो कमांड, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर वो पीपीटी में वो डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी ऐड कर दी जाए तो वो हम जैसों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैडम इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको उसका करवाया, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया। देखें जब डबल इक्वल लग जाएगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसी चीज को सिलेक्ट करना है आप। पर अभी तो समझ लग रही है, लेकिन फॉर द लेटर यूज अगर बाद में कभी करें तो ये अभी तो प्रैक्टिकल किया है, याद है। समटाइम्स चीजें वो भूल जाती हैं थोड़ी। उसके साथ आगे भी क्लियर है जो मैंने लिखा है ना पीपीटी में, देखें वो कहता है नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। वो नाम ही जस्ट आपको बता रहा है कि ये इस चीज का मतलब कि इस साइन का इशू क्या है। जैसे आपको साइन होता है टर्न करने के लिए, आप रोड पे जाएं तो टर्न का साइन बना होता है कि आपको नजर आता है कि यहाँ से टर्न करना है। तो इसमें आपको उसके आगे भी लिखा हुआ है ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, एंड है। यानी एंड का हमने देखा कमांड के अंदर कि आप दो कमांड्स को, दो ऑपरेटर्स को मिला रहे हैं तो एंड आ रहा है उसके अंदर वैल्यूज को। तो इस तरह आपके पास नहीं, इंशाल्लाह जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये याद रखने, हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डेली बेसिस पे असाइनमेंट को अपलोड करना, क्योंकि जॉब भी, फैमिली भी और यूनिवर्सिटी का भी काफी ज्यादा बर्डन होता है काम का, तो समटाइम्स नहीं इतना टाइम मिलता। अगर असाइनमेंट्स को वीकेंड पे अपलोड कर दिया जाए या वीकेंड पे इसको ले जाए तो सर आई वुड बी थैंकफुल। नहीं ये कोई इशू नहीं है मैडम, ये जस्ट असाइनमेंट्स आपके ये है कि साथ साथ सिर्फ आप उसको रन करते रहें। अगर आप इकट्ठा वीकेंड पे करेंगी तो वो आपके लिए वो थोड़ा सा इशू होगा। हमें कोई मसला नहीं है, हम वीकेंड पे भी आपके असाइनमेंट्स ले लेंगे, लेकिन काइंडली इसको आप, क्योंकि हम देखें शुरू से डेली लेक्चर्स भी रिपीट कर रहे हैं और ऊपर से दोबारा को कमांड्स भी रिपीट कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई इशू है तो वो आ जाए। और जो साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई एरर आ रहा है आपको या चीज समझ नहीं आ रही तो वो क्लियर करना मकसूद है। वरना आपका है इनको जस्ट कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट करके लाइक उसको सेट करके अपलोड करना है, क्योंकि कल मैंने लेट ज्वाइन किया था 9 बजे, तो मुझे थोड़ा नहीं आइडिया था कि असाइनमेंट इसको करना है। तो मुझे काइंडली बता दें, क्योंकि कमांड्स मैंने सारी रन कर ली हैं, वर्ड फॉर्म में उसको अपलोड करना है, थोड़ा सा गाइड कर दें। जी वर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, नोटपैड पे आप कर सकती हैं। किसी को असल मकसद है उस कमांड को रन होना चाहिए और उसको नजर आना चाहिए, वर्ड पे हो या नोटपैड पे कोई इशू नहीं है आप नहीं। और इंशाल्लाह हम आपके पास इस ट्रेनिंग के बाद भी ये है ट्रेनिंग वगैरह इसलिए होती है कि आपके उस प्रोफेशन में काफी लोगों से अंडरस्टैंडिंग हो सके, और आपको फ्यूचर में भी कोई मसला होगा या किसी भी कमांड का हम हर वक्त वेलकम है आपको समझाने के लिए भी। और आपके वो कमांड या आपका वो पेपर या स्टैटिस्टिक या ग्राफिक का कोई इशू आ रहा है आपको, तो हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के बाद भी। तो ये अभी हम जितना टाइम गुजरेगा आपको इस ट्रेनिंग के बाद भी 2-4 माह तक आप इसको इस्तेमाल करें, अपने स्टूडेंट्स को पे ट्राई करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। शुरू में ये मुश्किल है, वाकई सॉफ्टवेयर मुश्किल है, इसमें दूसरी बात नहीं है।